गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा आज पूरा देश चला रहा है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने नाम का लोहा मनवा लिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वक्त इस कदर करवट लेगा और जो स्कूल में नरिया के नाम से बुलाए जाने वाला परिश्रमी बच्चा भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश की बागडोर संभालेगा। नमस्कार, मेरा नाम किरण शर्मा है और आज इस एपिसोड में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो एक सामान्य इंसान से राजनीति के सिकंदर कैसे बने। आज इस कहानी में उनके बारे में जानेंगे। पीएम पद के लिए मोदी के नाम का ऐलान 2013 में हो गया था, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही उनके बढ़ते कदम को देख अंदर खाने में उनके लिए पीएम पद की चर्चा चल पड़ी थी। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि मोदी पीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में हैं। इसके बाद जब गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को चौथी बार अपना सीएम चुना तो कई तरफ से उन्हें पीएम बनाने को लेकर भी मांगे उठने लगी, लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोग ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अगर व्यक्ति अपने जन्म में स्वराज लिखवा कर आया है तो वह उन पलों का सुकून भोग कर जाएगा। बात 9 जून 2013 की है। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था और तब सबके भाषण के बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने स्टेज से अपने भाषण और विचार रखे। अपने भाषण के दौरान करीब 25 मिनट तक राजनाथ ने सामान्य चुनावी बातें की और पार्टी नेताओं के द्वारा किए गए कामों की चर्चा की। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद शुरू हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अच्छे दिन। राजनाथ सिंह उस समय भारतीय जनता पार्टी के 8वें अध्यक्ष थे। बैठक में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, मैंने फैसला लिया है कि केंद्रीय स्तर पर भी सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और मैं नरेंद्र मोदी को उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की चर्चा तो थी कि राजनाथ सिंह ऐसा कुछ ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अचानक मोदी के नाम की सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर देंगे, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे, यहाँ तक कि इस खुशी के समय में मंच पर मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। लेकिन बधाई के तौर पर कुछ तो देना था, तो राजनाथ सिंह ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाकर मोदी के हाथों में दे दिया। जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राजनाथ सिंह ने उन्हें चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया। ऐसे में मान सकते हैं कि मोदी के अंदर छिपी प्रतिभा का अगर किसी को पहचाना तो वह सच्चे जौहरी राजनाथ सिंह थे। आप आज भी देखते होंगे कि जब भी बीजेपी पर कोई संकट मंडराता है या मोदी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तब राजनाथ सिंह सरकार के संकट मोचन के तौर पर दिखाई देते हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी चाहे किसानों का विरोध प्रदर्शन रहा हो या फिर जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा या जाट आरक्षण को लेकर हुआ कोई हिंसक आंदोलन हो, राजनाथ सिंह हर संभव तरीके से सरकार का बचाव करते हुए नजर आते हैं। राजनाथ सिंह की घोषणा के बाद 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे कर्ता धर्ता मोदी बन गए थे। राजनाथ सिंह की यह घोषणा नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने की दिशा में बड़ा कदम थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारियां काफी पहले शुरू कर दी थी। मोदी को चुनाव प्रचार समिति की कमान मिलने के बाद माना जा रहा था कि 2014 आम चुनाव की जंग मोदी बनाम राहुल गांधी होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। इशारा साफ था, निशाने पर है कांग्रेस और हथियार। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति का प्रमुख बनाए जाने से आडवाणी बेहद नाराज थे और वो पार्टी की गोवा में हुई कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने 2002 में मोदी के लिए गोवा में हस्तक्षेप किया था। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। 2002 में ही गुजरात में मुसलमान के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इन दंगों में सरकार के मुताबिक 1000 से ज्यादा और लगभग 2000 लोग मारे गए थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मोदी पर आरोप लगे कि वह दंगों को नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और उनके खेमे से मोदी की ओर से समर्थन मिला और वे पद पर बने रहे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात में हुई हिंसा की वजह से मोदी से नाराज थे।
2002 में गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी जिसमें मोदी को हटाने की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन आडवाणी बीच में आ गए और मोदी को बचा लिया। सालों पहले बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी का जबरदस्त असर था। वो मोदी समर्थक माने जाते थे, लिहाजा कार्यकारिणी शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को अरुण जेटली के साथ रातों रात गोवा बुलवा लिया था। पार्टी के बाकी पदाधिकारियों से बातचीत कर आडवाणी ने मोदी के खिलाफ नाराजगी कम की और उन्हें निष्कासित होने से बचा लिया। समझ लीजिए, मोदी जी की राजनीति में किस्मत स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है कि वे जो कुछ भी करते हैं उससे जल्दी उभर आते हैं। आरएसएस की बात करें तो मोदी का आरएसएस से पुराना नाता रहा है और यही वो मंजिल थी जब वरिष्ठ नेताओं ने मोदी में वो गुण और प्रतिभा देखी कि उन पर भारत जैसे देश की बागडोर संभालने का विश्वास जताया। मोदी आरएसएस के मेहनती कार्यकर्ता रहे हैं। वह संघ के सारे कामों को अपने मैनेजमेंट के जरिए कुछ ऐसा करते थे कि सबका दिल जीत लेते थे और वही मैनेजमेंट पावर वह अब देश के ढांचे को भी सुधार करने में लगा रहे। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन की सही कहानी गुजरात से शुरू होती है, जो बड़ी रोचक है। 51 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। सीएम बनने के तुरंत बाद वह एक्शन मोड में नजर आए। आखिर उन्होंने ऐसा तब क्या किया? मोदी ने 1987 में जब संघ ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया, उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वघेला और केशुभाई पटेल कौन थे? अगले एपिसोड में आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।